गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट क्लास में हम लोग हेरिडिटी वाले चैप्टर में ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके वर्क और उनके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था और ये भी हमने देखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम उनको किस लिए कहते हैं। ठीक है, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे उसके सक्सेस का रीज़न ये था कि उन्होंने बायोलॉजिकल के साथ साथ मैथमेटिकल अप्रोच भी लगाया था। एज इन जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने उसमें बायोलॉजिकल अप्रोच उनका ज़रूर था, लेकिन रिजल्ट्स जो उनको मिले, ठीक है, उन रिजल्ट्स को उन्होंने नोट करने के लिए या उन रिजल्ट्स को उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए जो है मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ किया था। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है उसको अप्लाई किया था और प्रोबेबिलिटी और रैशनलाइजेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करके जो है उन्होंने अपने रिजल्ट्स को कंपाउंड किया था, जिसके वजह से उनको अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली। ठीक है, अब उनको जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, ठीक है, उसके बाद उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो उनको इनहेरिटेंस का पैटर्न दिखाया, जो उनको चीज़ें समझ में आई, ठीक है, उन चीज़ों को उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, पोस्टुलेट्स का कहने का मतलब ये है कि कुछ फिनोमिना थे या कुछ रूल्स थे कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि भाई इस तरीके से इनहेरिटेंस होता है या ये चीज़ें इस तरीके से बिहेव करती हैं। तो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट किया? जब वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद जैसे जैसे उनको रिजल्ट्स मिलते गए और वो रिजल्ट्स को कंपाइल करते गए, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जो दो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का जो F1 जनरेशन के प्लांट्स उनको मिल रहे थे, ठीक है, F1 जनरेशन के प्लांट्स में उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले टॉलनेस के कैरेक्टर को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो F1 जनरेशन के प्लांट्स जो भी थे, ठीक है, उनमें सभी के सभी प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने पेरेंट्स को लिया था तो एक पेरेंट जो था वो भी प्योर था अपने कैरेक्टर के लिए, टॉलनेस के लिए, और दूसरा पेरेंट जो था वो भी प्योर था अपने कैरेक्टर के लिए, यानी कि ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स अपने अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थे। ठीक है, लेकिन जब उनसे रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद F1 जनरेशन हुआ, तो F1 जनरेशन के सारे जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे क्या निकले? टॉल निकले। ठीक है, तो इसके ऊपर मेंडल ने सबसे पहला पोस्टुलेट निकाला कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स में से जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिट होता है, उन कैरेक्टर्स में से जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, ठीक है, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा उस कैरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो टॉलनेस का कैरेक्टर F1 जनरेशन के प्लांट्स में एक्सप्रेस हुआ था, तो टॉलनेस को माना गया कि टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, उससे फिर नए सीड्स प्रोड्यूस हुए होंगे और उन सीड्स को सो करने के बाद में जो प्लांट्स मिले वो F2 जनरेशन के प्लांट्स थे। तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन के प्लांट्स जो थे उनमें जो कैरेक्टर आया था, ठीक है, वो क्या था? सारा टॉलनेस का कैरेक्टर था। अब F2 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, उनमें से सीड्स बने और वो जो सीड्स हैं वो F3 जनरेशन के कहलाए। तो F3 जनरेशन को जब ग्रो किया गया सीड्स में से, तो ये देखा गया, मेंडल ने ये देखा कि जो टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है दोनों एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, F2 जनरेशन में भी टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों के कैरेक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक है, लेकिन रेशियो जो था वो डिफरेंट था। जैसे कि F2 जनरेशन में अगर 4 प्लांट्स मिले तो 4 में से 3 टॉल प्लांट्स थे और एक जो था वो ड्वार्फ प्लांट था।
ठीक है। फिर F3 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि F3 जनरेशन में 50% टॉल प्लांट्स थे और 50% ड्वार्फ प्लांट्स थे। ठीक है, तो ये जो उनको ऑब्जर्वेशंस हुए, इस बेसिस पे उन्होंने सेकंड जो लॉ है, ठीक है, वो निकाला कि जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो जो है दोनों हाइट को डिसाइड करता है। ठीक है, अगर टॉल हुआ तो प्लांट की हाइट ज़्यादा है, अगर ड्वार्फ हुआ तो प्लांट की हाइट कम है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं वो हाइट का जो कैरेक्टर है उसको सिग्निफाई करती हैं। ठीक है, तो मेंडल ने ये बोला कि दोनों क्योंकि हाइट के कैरेक्टर को ही सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, तो दोनों जो है उसी एक कैरेक्टर के दो वेरिएशंस हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर इज द हाइट। ठीक है, और हाइट के उनको दो वेरिएशंस मिले, या तो टॉल हाइट या तो ड्वार्फ हाइट, इस तरीके से उनको दो वेरिएशंस मिले। ठीक है, तो मेंडल ने बोला कि जब कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसके दो वेरिएशंस मिल रहे हैं, तो मेंडल ने ये कहा कि ऐसा कोई चीज़ है जो कि हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का नाम उन्होंने दिया यूनिट फैक्टर। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई चीज़ है जो हाइट के कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, उस चीज़ का नाम उन्होंने दिया यूनिट फैक्टर। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि यूनिट फैक्टर के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यूनिट फैक्टर के दो पार्ट्स होते हैं या दो फेसेस होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों फेसेस होते हैं ये या तो सिमिलर भी हो सकते हैं या एक दूसरे से डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि मान के चलते हैं कि दो फेसेस हैं और दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो एक फेस जो है वो टॉलनेस के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और एक फेस जो है वो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्योंकि ये देखा कि ड्वार्फनेस जो है वो F1 जनरेशन में नहीं आया था, लेकिन F2 और F3 जनरेशन में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पहला जो पोस्टुलेट दिया था कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है करके, फिर उन्होंने जब ये ऑब्जर्वेशन किया कि F2 और F3 में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है प्लांट में, तब क्या होगा कि ये जो यूनिट फैक्टर है, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, टू पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक पार्ट जो है टॉलनेस वाला हो गया और एक पार्ट जो है वो ड्वार्फनेस वाला हो गया। तो उन्होंने बोला कि एक पार्ट जो है एक गैमीट के अंदर जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा। मतलब कि ये जो दोनों यूनिट फैक्टर के जो दोनों पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट होके अलग होकर के अलग अलग गैमीट्स में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन होगा, क्योंकि अगर मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, तो दोनों में अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम लोग देखें कि दो पेरेंट्स हैं, दोनों में एक और एक क्रोमोसोम है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली नेचुरली दोनों में एक एक क्रोमोसोम ही होना चाहिए। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, नेचुरली दोनों में एक एक क्रोमोसोम ही होना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हाफ नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होगा कि इनसे जो गैमीट बनेंगे उनमें भी 1 क्रोमोसोम ही आएगा। ठीक है, और जब दोनों गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होगा तो 1 + 1 कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्या होना चाहिए, एक ही क्रोमोसोम होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मदर और फादर, मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दोनों में क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों गैमीट्स के बीच में फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो हाफ + हाफ
फिर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 आ जाएगा जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो वही चीज़ को मेंडल ने कहा कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होने के टाइम पे ये जो यूनिट फैक्टर है ये हाफ हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। वन हाफ जो है एक गैमीट में जाएगा और अदर हाफ जो है वो दूसरे गैमीट में जाएगा, यानी कि दोनों जो यूनिट फैक्टर के पार्ट्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे और अलग अलग जो है गैमीट में इनहेरिट होंगे, अलग अलग गैमीट के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। इसी लॉ को, इसी पोस्टुलेट को आगे चल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया गया। ठीक है, इसी पोस्टुलेट को आगे चल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया गया कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो कोई भी जो यूनिट फैक्टर है, ठीक है, ये जो यूनिट फैक्टर है ये आगे चल के क्या कहलाया, ये आगे चल के जीन कहलाया। ठीक है, तो कोई भी यूनिट फैक्टर या कोई भी जो जीन है, ठीक है, वो क्या होता है कि अपने अपने दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। एक पार्ट जो है एक गैमीट में जाएगा, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे गैमीट में जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड पोस्टुलेट जो मेंडल ने दिया उसमें ये बोला कि भाई जब गैमीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और एक हाफ जो है एक गैमीट में, दूसरा हाफ जो है दूसरा गैमीट में चला गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फादर के पास से जो है उसी कैरेक्टर के लिए हाफ जो पार्ट है जीन का या यूनिट फैक्टर का गैमीट में आया होगा। ठीक है, यानी कि जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट में जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो उसी जीन का हाफ पार्ट आया होगा मेल पेरेंट से, और फीमेल पेरेंट से भी सेम उसी जीन का जो है आधा कैरेक्टर आया होगा, आधा पार्ट आया होगा। तो जब ये हाफ और हाफ मिल करके 1 बनते हैं तो पेरेंट से, दोनों पेरेंट से जो हाफ हाफ उनको यूनिट फैक्टर मिला है, गैमीट्स को हाफ हाफ जो यूनिट फैक्टर मिला है, वो यूनिट फैक्टर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो नया कॉम्बिनेशन जो है या नया कैरेक्टर जो है उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल वाइज मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि समझ लेते हैं ये फादर हैं और ये मदर हैं। ठीक है, अब फादर यानी कि मेल को हम लोग इस सिंबल से नोटिफाई करेंगे, डिनोट करेंगे, और मदर को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि टॉलनेस का ही कैरेक्टर है। ठीक है, टॉलनेस के ही कैरेक्टर को हम लोग लेके चलते हैं। तो फादर से हमको टॉलनेस का कैरेक्टर अगर मिला और मदर से हमको ड्वार्फनेस का कैरेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो जब मदर और फादर में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो इसका जो यूनिट फैक्टर या इसका जो जीन होगा उसका हाफ पार्ट आएगा गैमीट के अंदर, और सिमिलरली मदर से जो ड्वार्फनेस वाला जीन है, ठीक है, उसका सिर्फ हाफ पार्ट आएगा गैमीट के अंदर। ठीक है, अब दोनों के बीच में, गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से, गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने से जो एम्ब्रियो या जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, उसमें हाफ प्लस हाफ मिला के क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब फादर से तो टॉलनेस का कैरेक्टर मिला था और मदर से ड्वार्फनेस का कैरेक्टर मिला था, लेकिन टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है तो वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जो ये जनरेशन है, इस जनरेशन के बाद अगर दोबारा से इस जनरेशन में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद में फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी, ये F1 जनरेशन होगा। अब F1 जनरेशन के बाद जब F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी तो हो सकता है कि F2 जनरेशन में ये जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पे और मेंडल को दिखा था कि जो कैरेक्टर F1 में नहीं एक्सप्रेस हुआ वो F2 में और F3 में भी एक्सप्रेस हुआ। तो मेंडल ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि टॉलनेस का कैरेक्टर होने की वजह से ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर भी वहीं प्रेजेंट रहेगा टॉलनेस के कैरेक्टर के साथ ही, लेकिन
सिर्फ टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो ड्वार्फनेस को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, उसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है वो F2 या F3 जनरेशन में भी जो है आगे चल के एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉलनेस का कैरेक्टर होने की वजह से ऐसा नहीं है कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया या ख़राब हो गया, या टॉलनेस की वजह से ड्वार्फनेस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो है सिर्फ सप्रेस होगा, लेकिन उसकी वाइटैलिटी वैसे की वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है, वो इक्वली वाइटल रहेगा, ठीक है। तो टॉलनेस का कैरेक्टर रहने से भी ड्वार्फनेस के कैरेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर रहने से भी टॉलनेस के कैरेक्टरिस्टिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों एक दूसरे से किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होंगे, नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होंगे। एक दूसरे को सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला जो पोस्टुलेट मेंडल ने दिया था, इसको बाद में चल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया गया, कि दोनों जो फेसेस हैं जीन के, या जो दोनों जो पार्ट्स होते हैं जीन के, ठीक है, वो लोग साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक की प्रेजेंस से दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव असर उसके ऊपर नहीं होगा, और दूसरे की प्रेजेंस से पहले वाले पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। वो कम्प्लीटली वाइटल रहेंगे और आगे आने वाले जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल के जो ऑब्जर्वेशंस थे, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे 3 लॉज जो हैं हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से 3 लॉज हैं हमारे पास जेनेटिक्स के, ठीक है, या इनहेरिटेंस के हमारे पास 3 लॉज हैं। ये तीनों लॉज जो हैं इसको हमको आगे पढ़ना है और इसको एक्सपेरिमेंटली हमको प्रूव भी करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, लेकिन इन तीनों लॉज को पढ़ने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ आगे जो मैं बताने जाऊँगी वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों लॉज हमको पढ़ने हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमको लेना है, ठीक है। उसके पहले ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको हमको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाया है अभी तक समझ में आया है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं टर्मिनोलॉजीज़ बताती हूँ। इन टर्मिनोलॉजीज़ को बताने के बाद में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है अभी तक, वो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो टर्मिनोलॉजीज़ पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ठीक है, उनको मैं लिखती हूँ यहाँ पर। कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, अलील, सिंबल्स, phenotype, जीनोटाइप, ठीक है। फिलहाल इतने फैक्टर्स को पहले, इतने जो टर्म्स हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, अलील, सिंबल, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कैरेक्टर पर। कैरेक्टर होता क्या है? कैरेक्टर जो है कोई भी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर मतलब कि बालों का कलर, बालों का टेक्सचर कर्ली है कि स्ट्रेट है, आपकी आंखों का कलर, ठीक है, उसके बाद स्किन का कलर, हाइट,
ठीक है, आपका वेट हो सकता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्किन, कई लोगों की बहुत हार्ड सी स्किन होती है, कई लोगों की सॉफ्ट स्किन होती है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, मतलब शरीर का मोटा होना, पतला होना, ये सारे जो फीचर्स होते हैं किसी भी पर्सन के, ठीक है, जो हर इंसान के अलग होते हैं, हर इंसान के डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब मेरे स्किन का कलर और आपके स्किन के कलर में डिफरेंस होगा, आपके स्किन के कलर या फिर आपके भाई बहन के स्किन के कलर में डिफरेंस होगा। या अगर बालों के मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मेरे बाल जैसे कर्ली हैं लेकिन मेरी बहन के बाल स्ट्रेट हैं। तो कोई भी हमारे बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर है जो दूसरों से अलग होता है, दूसरों से डिस्टिंक्ट होता है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो फीचर होता है हमारा, उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, हमारा वेट आ जाएगा, स्किन का कलर, आँखों का कलर, बालों का कर्ली होना या स्ट्रेट होना, बालों के कलर, बालों का जो कलर है वो भी एक कैरेक्टर होता है। हमारे कान का शेप कैसा है, ठीक है, जैसे मेरे कान बाहर की तरफ निकले हुए हैं, किसी के कान बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं, वो भी एक कैरेक्टर है। फिर ये जो ईयर लोब्स होते हैं, मेरे तो ईयर लोब्स फ्री हैं, कई लोगों की ईयर लोब्स इस तरीके से बिल्कुल यहाँ से जॉ से चिपके हुए होते हैं, तो वो भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे उंगलियां हैं, उंगलियां किसी की बहुत लंबी, मेरी लंबी उंगलियां हैं, ठीक है, किसी की शॉर्ट होती हैं, किसी के हाथ का जो पंजा होता है वो छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, मेरे हाथ का पंजा बड़ा है। तो ये जो आपके बॉडी के जो फीचर्स हैं, ठीक है, इन्हीं फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं हम लोग, ट्रेट, ठीक है। ट्रेट जो है किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ट्रेट क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब उस हाइट का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, दो तरीके का एक्सप्रेशन हो सकता है, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो हम लोग जब कभी भी किसी भी पर्सन की हाइट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार वो तो बहुत लंबा है, या वो तो बहुत नाटा है, इस टाइप से हम लोग बात करते हैं। तो हाइट जो है वो कैरेक्टर है, ठीक है, और लंबा होना या नाटा होना जो है वो ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर का जो नाम है, ठीक है, वो हाइट है, और ट्रेट क्या हो जाएगा, उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कैसा हुआ है, ठीक है। तो अगर लंबे हैं या नाटे हैं वो क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर है, और ट्रेट क्या है, उस मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्टर पर। फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर जो है ये बेसिकली एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं जीन, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रिलिमिनरी नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगी, ये बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमको सबको पता है, हम लोगों ने क्लास 8th में क्रोमोसोम्स का थोड़ा स्ट्रक्चर हल्का सा पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे सेल्स में होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स बनते किससे हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए से, ठीक है। डीएनए क्या है, हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब डीएनए जो है वो बेसिकली ऐसा लीनियर होता है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, बेसिकली लीनियर होता है, ठीक है। अब डीएनए के ऊपर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। डीएनए के ऊपर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं जो कि वर्किंग सेक्शंस होते हैं, और हर वर्किंग सेक्शंस या हर फंक्शनल सेक्शन का अपना अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये सेक्शन है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सेक्शन है, ठीक है, तो ये हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ठीक है, तो ये हमारे आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि डीएनए के ऊपर ये जो छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, यही जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं जीन।
So what is gene? Gene is the functional unit present on the DNA which is responsible for controlling any particular character. तो हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे हर डीएनए के ऊपर होता है, मतलब हर सेल में, हर डीएनए के अंदर हर प्रकार का जीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो चाहे स्किन से निकालो या हेयर से सेल्स निकाल लो या लिवर से निकाल लो या बोन से निकाल लो, ब्लड से निकाल लो, जहाँ कहीं से भी सेल्स निकाल लो, हर सेल के अंदर हर सेल के अंदर डीएनए रहता है और हर डीएनए में हर जीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये जीन्स बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी के हर फीचर को, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन्स है, इनका जीन का जो नाम है वो बाद में पड़ा, लेकिन मेंडल ने जो वर्क किया वो पहले किया था। ठीक है, तो मेंडल ने ये जो वर्ड है जीन, ये वो डिवाइस नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने जीन को बताने के लिए, जीन को एक्सप्लेन करने के लिए फैक्टर जो वर्ड है उसका यूज़ किया था, यूनिट फैक्टर बोला था। तो ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या है, जीन्स हैं जो कि डीएनए पे रहते हैं और हमारे बॉडी के हर कैरेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अलील पे। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी जीन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जीन जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक पेयर होता है। ठीक है, जीन कैसे होता है, किस फॉर्म में रहता है, जीन में जो है एक पेयर होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है, या ये कहें कि कोई जो जीन होता है, जीन के दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कोई भी जो जीन है, जीन के दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों फॉर्म्स हैं जीन के, ठीक है, ये क्रोमोसोम पे एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे रहते हैं। मतलब कि कोई जीन है, ठीक है, उसके दो फॉर्म्स है, ब्लैक और ब्लू, लेकिन दोनों फॉर्म्स जो हैं हमेशा एक साथ इस तरीके से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। लेकिन अलग कब होते हैं, अलग सिर्फ तब होते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग होते हैं, बाकी अदरवाइज ये जो जीन के दोनों फॉर्म्स होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्रोमोसोम पे एक ही लोकेशन पे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो जीन है उसके जो दोनों फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं अलील। ठीक है, जैसे अगर इसी को हम लोग जीन मान लें, ठीक है, इसी को अगर जीन मान लें, इसके दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, ब्लैक है और ब्लू है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है लिखना, दोनों का काम है लिखना। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई एक ब्लैक कलर में लिखाएगा और एक ब्लू कलर में लिखाएगा, बाकी काम तो दोनों लिखने का ही करेंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि दोनों में कलर का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो कोई भी जो जीन होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म्स हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, सिर्फ सेपरेट तब होते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ उसी टाइम पे सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, अब ये जो अलील्स होते हैं, ठीक है, ये जो अलील्स होते हैं, जीन के जो दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या तो दोनों अलील्स होते हैं तो दोनों सेम कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कई बार दोनों अलील्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अलील है मेरे पास में, एक जीन है, ठीक है, अगर दोनों ब्लैक हैं तो भी काम चलेगा, और दोनों ब्लू हैं तो भी काम चलेगा, और ब्लैक और ब्लू है तो भी काम चलेगा, तीनों तरीके से काम चलेगा। ठीक है, तो या तो दोनों अलील्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू और ब्लैक है मेरे पास में, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर दोनों अलील्स जो हैं एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि ब्लू ब्लू भी हो सकता है और ब्लैक ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर भी होंगे और डिसिमिलर अलील्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सिंबल पे। ठीक है, अब जब हम लोग अलील्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो जीन है वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का काम करता है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास हाइट के लिए दो ट्रेट है, हमारे पास टॉलनेस का भी ट्रेट है और हमारे पास ड्वार्फनेस का भी ट्रेट है, ठीक है। तो हाइट का जो कैरेक्टर है उसको सिंबलाइज अगर हम लोग करेंगे, तो जैसे टॉल और ड्वार्फ दो तरीके के ट्रेट्स हैं हमारे पास, तो हम लोग इसको जनरली डिनोट करते हैं, टॉलनेस को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब ड्वार्फनेस को आप लोग बोलोगे कि डी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम लोग किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए टॉलनेस को कैपिटल टी से सिंबलाइज करते हैं और ड्वार्फनेस को हम लोग स्मॉल टी से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो कैपिटल लेटर से सिंबलाइज होगा, और कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर है तो अल्फ़ाबेट तो वही रहेगा, लेकिन बस वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। जैसे कि मैंने हाइट के केस में किया है, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लिया है और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी लिया है। इसी तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखाएगा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सिंबल्स जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अलील के बारे में बात किया था, तो मैंने क्या बोला था कि अलील्स जो हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी जीन है उसके दो अलील्स हैं और दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर टॉलनेस की ही बात कर लें, ये वाला अलील और ये वाला अलील दोनों जो है टॉलनेस का ही अलील है, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे, कैपिटल टी, दो अलील है इसलिए दो बार अलग अलग हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ड्वार्फनेस का भी अलील जो है, ठीक है, वो भी हो सकता है सेम से, मतलब पेरेंट से भी ड्वार्फनेस का, दोनों पेरेंट से अगर ड्वार्फनेस का मिला है पर्सन को तो वो स्मॉल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है उसके अंदर अलील, ठीक है। और कई बार क्या हो सकता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी इस कॉम्बिनेशन में भी जो है जीन प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमको अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं बेसिकली अलील्स को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज़ द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने सिंबल्स का यूज़ किया, ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं ये शो करते हैं कि कोई भी जो जीन है उसमें किस तरीके के अलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्या शो करते हैं, किस तरीके के अलील्स प्रेजेंट हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जीन है, ठीक है, इसमें हम लोग ये शो कर रहे हैं कि ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो जब कभी भी किसी भी जीन का, ठीक है, किस तरीके का कैरेक्टर है उसको हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो सिंबल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यही जो सिंबॉलिज्म है इसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। मतलब ये जो सिंबॉलिज्म है ये बेसिकली हमको शो करता है कि किस तरीके के जीन्स जो है किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। हो सकता है डबल टी प्रेजेंट हो सकता है डबल कैपिटल में प्रेजेंट हो सकता है डबल स्मॉल में प्रेजेंट और हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। तो ये जो सिंबॉलिज्म हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये सिंबॉलिज्म बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर किस तरीके के जीन्स प्रेजेंट हैं। तो या तो कैपिटल टी भी हो सकता है, या तो स्मॉल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो जीनोटाइप है, ये जो सिंबल्स है, ठीक है, ये बेसिकली शो क्या कर रहे हैं कि उस इंडिविजुअल के अंदर किस तरीके के जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी पर्सन को इसको दिखा दूँ, ठीक है, जो ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा है, क्लास 8 का या क्लास 6 का स्टूडेंट है, उसको अगर मैं ये सिंबल्स दिखा दूं और उसको बोलूं कि भाई इसका मतलब बता, तो वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इसका
एक्सप्रेशन कैसा आएगा वो भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा मतलब कि ये जो जीनोटाइप है, ठीक है, इस जीन का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, इस जीन का इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, वो भी हमको लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो इसको हम लोग, क्योंकि दोनों अलील जो है डोमिनेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्योर टॉल, क्योंकि दोनों अलील्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, इसीलिए हम लोग प्योर टॉल लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है, दोनों अलील्स एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं, तो इस तरीके का जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्योर ड्वार्फ प्लांट को या प्योर ड्वार्फ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दोनों क्या है, एक दूसरे से अलील्स डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक कैपिटल टी है तो वो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर टॉलनेस का कैरेक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट अलील्स हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जब जीनोटाइप का कैरेक्टर कैसा होगा उसको हम लोग लिखते हैं वर्ड्स में, तो जीनोटाइप का जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप का जो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या है, वो कोड वर्ड्स है जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि भाई इस इंडिविजुअल के अंदर इस तरीके के जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा जीनोटाइप है, तो वो पूछेगा कि उसका फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, कोड वर्ड में लिख तो दिया लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, ठीक है। तो जीनोटाइप का जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो आई होप कि ये जो जितने भी टर्म्स हैं ये आप लोगों को समझ में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ और नए टर्म्स हैं उसको मैं एक्सप्रेस करूँगी, यहाँ पे शो करूँगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स और हैं जो हमको पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है होमोजाइगस, फिर है हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट, रिसेसिव, ठीक है। फिर F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, ठीक है। इस तरीके से ये 6 टर्म्स और हमको फाइनली पढ़ने हैं, ठीक है। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का क्या मीनिंग होगा। होमो का मीनिंग होता है सेम और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, ठीक है। तो जब कोई भी जीन है, हर जीन के 2 अलील्स होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, कोई भी जीन है हर जीन के 2 अलील्स हैं, ठीक है। तो अगर दोनों अलील्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, जैसे यहाँ और यहाँ है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, यहाँ पे टॉलनेस का जो जीन, हाइट का जो जीन है, ठीक है, उसके अंदर दोनों जो अलील हैं वो दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। तो जब कोई भी जीन के दोनों अलील्स एक दूसरे से कंप्लीटली आइडेंटिकल हो, कंप्लीटली सिमिलर हो, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेट्रोजाइगस पे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर देखो कि हाइट का ही जीन है,
ठीक है, हाइट का ही जीन है, लेकिन एक अलील जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा अलील जो है वो रिसेसिव है, यानी कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो जब इस तरीके से कोई भी जीन में दोनों अलील्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो होमोजाइगस यानी कि जीन के दोनों अलील्स सिमिलर होंगे और हेट्रोजाइगस मतलब जीन के जो दोनों अलील्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, डोमिनेंट एंड देन रिसेसिव। हम लोगों ने अभी तक जो पूरा पढ़ा था उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में मैंने अच्छे से बताया है कि दो पेरेंट्स हैं, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन होने के बाद उनका जो ऑफस्प्रिंग बनता है, उस ऑफस्प्रिंग में जो जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स होते हैं डोमिनेंट। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं वो डोमिनेंट है, और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते, सप्रेस हो जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। दो पेरेंट्स हैं, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है और उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो कहलाती है F1 जनरेशन। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और आपका बर्थ हुआ, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे F1 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद जब आपकी मैरिज होगी, आपके बच्चे होंगे, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो पेरेंट्स का जो पहला ऑफस्प्रिंग होता है, जो पहली जनरेशन होती है, वो F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग होती है वो F2 जनरेशन बन जाती है, और F2 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग होती है वो F3 जनरेशन बन जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको परफॉर्म करके देखेंगे कि भाई किस तरीके से मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया होगा और रिजल्ट्स किस तरीके से उनको मिले होंगे। तो वो हम लोग जो है बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे। अंटिल देन ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको वीडियो के साथ में भेज दूँगी, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।